नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, विजेता ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम था वो हो चुका। अब आपका एग्ज़ाम सीटेट का सितंबर में होने वाला है। इससे पहले कि हम लोग सीटेट का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में आए हैं उनका अभ्यास करेंगे और सारे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वही वही टोटल महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम अपना जो पर्यावरण संबंधित पार्ट है ईवीएस के सिलेबस का, उसी से संबंधित हम चैप्टर यानी कि पर्यावरण अध्ययन पर चर्चा कर रहे हैं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है ईवीएस का पूरा नाम क्या है। तो पहला क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल वैल्यू स्टडी, दूसरा है इन्वायरमेंटल स्टडीज, तीसरा है इन्वायरमेंट साइंस और चौथा है इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज। लेकिन हमारा जो ईवीएस है उसका फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस मुख्यतः किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए है। तो यहाँ पे लिखा है कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 9 से 10 तक और कक्षा 11 से 12 तक के बच्चों के लिए। लेकिन जो ईवीएस है इन्वायरमेंटल स्टडीज, जब हम पर्यावरण अध्ययन संबंधित बातें करेंगे तो ये खास करके कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पर्यावरण से संबंधित ज्ञान दिया जाता है। इसलिए जो प्रश्न नंबर 2 है उसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही प्रश्न आंसर है। हाँ, अब देखेंगे आप जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें लिखा है ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है। ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। इसमें लिखा है केवल विज्ञान पढ़ाना, केवल सामाजिक विज्ञान पढ़ाना, बच्चों को उनके पर्यावरण से जोड़ना, केवल परीक्षा की तैयारी कराना। यहाँ लिखा है ईवीएस का मुख्य उद्देश्य। तो जो हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज है उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम जो विद्यार्थी हैं उनको उनके पर्यावरण से जोड़ें, अर्थात उनके आसपास के जो भी परिवेश हैं, जो भी नदी नाले तालाब पर्वत पहाड़ जंगल या पास पड़ोस के लोग हैं, उनके बारे में अच्छे से ज्ञान दें या उनसे हम जोड़ें या उनसे रिलेटेड हम एक ऐसा उदाहरण लें ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छे प्रश्न जल्दी से समझ में आए। इसलिए ईवीएस का यहाँ देखेंगे मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चों को उनके पर्यावरण से जोड़ना। जब हम बच्चों को उनके पर्यावरण से, उनके पास पड़ोस से संबंधित उदाहरण लेंगे तो बच्चे जल्दी से किसी चीज को सीखेंगे। इसलिए बच्चों, यहाँ ईवीएस का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को उनके पर्यावरण से जोड़ना। चौथा क्वेश्चन है ईवीएस किस प्रकार का विषय है। एकीकृत विषय है, वैकल्पिक विषय है, तकनीकी विषय है या व्यवसायिक विषय है, ठीक है ना। तो देखिए ईवीएस तकनीकी विषय भी नहीं है, ईवीएस वैकल्पिक विषय भी नहीं है, ईवीएस व्यवसायिक विषय भी नहीं है। ईवीएस क्या है, एकीकृत विषय है। क्या है, एकीकृत विषय है। अर्थात हम ईवीएस के द्वारा समाज को, शिक्षा को, संस्कृति को, यानी कि पर्यावरण से संबंधित सारी चीजों को हम जोड़ सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। इसलिए ईवीएस
एकीकृत विषय है। अगला क्वेश्चन है, देखिए नंबरिंग तो मिसप्रिंट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन है, ईवीएस का अध्ययन किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है? अधिगम किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है? अर्थात हम ईवीएस यानी पर्यावरण के बारे में अगर ज्ञान बच्चे को देते हैं तो क्या बच्चा रटने की आदत का ज्यादा वो बनाता है, यानी रटने वाला अधिगम होता है? फिर कह रहा है कि अनुभवात्मक अधिगम होता है, या फिर केवल लिखित अधिगम, या केवल मौखिक अधिगम? अर्थात जब बच्चा पर्यावरण के बारे में सीखता है तो क्या रटने की आदत सीखता है? ईवीएस के द्वारा क्या बच्चे के अंदर रटने की आदत आती है, या फिर अनुभवात्मक आदत आती है, या फिर केवल लिखने की अभ्यास करता है, या मौखिक अधिगम के द्वारा ये सीखता है? तो बच्चा क्या है, ईवीएस के द्वारा अनुभव करता है, यानी कि जब वो पर्यावरण का साक्षात दर्शन कर लेता है, पर्यावरण से संबंधित अगर उसको ज्ञान होता है तो समझिए वो क्या है, अनुभव के द्वारा, अर्थात देख करके, सीख करके, खास करके प्रयोगात्मक संबंधित चीजों को देखता है और उसके द्वारा अनुभव करके सीखता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ईवीएस की शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए? रटने पे आधारित होना चाहिए, या फिर केवल पुस्तक आधारित होना चाहिए, या फिर व्याख्यात्मक आधारित होना चाहिए, या गतिविधि आधारित होना चाहिए? तो देखिए जो हमारा ईवीएस का शिक्षण है, यानी पर्यावरण का जो शिक्षा है, उसको अगर बच्चे के द्वारा गति यानी क्रियात्मक क्रिया करा करके, यानी कि पर्यावरण से संबंधित अगर ज्ञान देना है तो किसी भी बच्चे को पर्यावरण में ही भेजिए। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे को किसी फसल के बारे में, जैसे मान लीजिए खरीफ की फसल कब उगती है, खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है, तो अगर हम उसको खुद खेत में ले जाएं, अगर उसको दिखाएं तो और अच्छे से तरीके से सीखेगा। अर्थात वो गतिविधि के द्वारा, यानी जब वो क्रियाकलाप करेगा तो अच्छे से समझ जाएगा। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हमारी खरीफ की जो फसल लगती तो कहता है कि गेहूं बोया गया है, धान की खेती को क्या बोलता है, कहता है गेहूं लगाया गया है, और जब गेहूं लगाया गया होता है तो कहता है धान लगाया गया है। क्योंकि वो जो है जब तक खेत जाएगा नहीं तब तक वो उसके बारे में ज्ञान नहीं कर पाएगा, और न कि रटने के आधार पर उसको अच्छी ज्ञान होगी, न पुस्तक के आधार पर अच्छे तरीके से ज्ञान हो सकता है, न किसी के द्वारा व्याख्या या प्रवचन दे करके उसको अच्छा ज्ञान दिया जा सकता है, जब तक उसके द्वारा गतिविधि नहीं कराई जाएगी। इसलिए ये ईवीएस की शिक्षण प्रक्रिया जो है गतिविधि आधारित होनी चाहिए। आइए अगला प्रश्न है हमारा कि ईवीएस में शिक्षण की भूमिका क्या है? हाँ, शिक्षक की भूमिका, सॉरी, ईवीएस में शिक्षक की भूमिका क्या है? यानी कि केवल व्याख्यान देना, दूसरा है मार्गदर्शक एवं सहयोगी बनना, केवल परीक्षा लेना, केवल गृह कार्य देना। अर्थात हम जब किसी बच्चे को पर्यावरण से संबंधित अगर कोई ज्ञान दे रहे हैं तो हमारी भूमिका क्या है? हम केवल उसको गृह कार्य दे दें कि पर्यावरण से संबंधित इतने प्रश्न दिए हैं और आप हल करके लाना, ये सही है? या फिर उसके सामने जो है लंबी चौड़ी प्रवचन देना, ये सही है? या पर्यावरण से संबंधित बार बार उसका परीक्षा लेना, ये सही है? नहीं,
ये देखिए, केवल व्याख्यान देना, केवल परीक्षा लेना और गृह कार्य देना, इसमें एक शिक्षक की भूमिका नहीं होती है। शिक्षक क्या होता है? एक बच्चे के लिए, एक विद्यार्थी के लिए वो मार्गदर्शक का काम करता है और एक सहयोगी भी बनता है, ठीक ना। अर्थात वो मार्गदर्शन भी करता है और सहयोग भी करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अगला प्रश्न है, ईवीएस बच्चों में किस क्षमता का विकास करता है? अवलोकन का करता है, या जिज्ञासा का करता है, या समस्या समाधान का करता है, या अगला है उपयुक्त सभी। तो देखिए, जब भी किसी बच्चे को खुले पर्यावरण में अगर हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना, आप खुद देखे होंगे कि जब हम किसी बच्चे को विजिट पे ले जाते हैं और नई नई चीजों को देखता है, तो उसके अंदर एक उमंग, जिज्ञासा, उस चीज को जानने की उत्साह प्रकट होती है। अर्थात उसके अंदर क्या होगी कि अगर किसी नए स्थान पे जाता है तो अवलोकन करना चाहता है, वो किसी चीज को अच्छे तरीके से देखना चाहता है, और देखता है तो क्या उसके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। और क्या, समस्या समाधान, और उसके मन में क्या है, अगर पहले से कोई प्रश्न है कि आखिर ये नदियां आती कहां से हैं, ये पानी आता कहां से है नदियों में, तो जब बच्चा ग्लेशियर के पास जाएगा और जब ग्लेशियर को देखेगा तो क्या है, उसका समस्या का समाधान हो जाएगा, कहेगा ओहो, अर्थात पर्वतों पर जो बर्फ जमे होते हैं वो बर्फ पिघल करके नदियों के माध्यम से आते हैं। तो क्या हो गया, बच्चे ने क्या कर दिया, उस ग्लेशियर का अवलोकन किया, फिर उसके अंदर जिज्ञासा प्रकट हुई और जिज्ञासा के द्वारा उसने समस्या का हल कर दिया। क्या हल कर दिया कि ओहो, ये क्या हो गया, अर्थात नदियों में पानी कहां से आता है, तो वो बर्फ पिघलते हैं और पिघल करके पानी के रूप में हमारे नदियों में बहकर आते हैं। इसलिए हमारा जो ईवीएस है वो बच्चों की क्षमता को अवलोकन, जिज्ञासा, समस्या समाधान, अर्थात उपयुक्त सभी हो सकता है, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है, ठीक है ना। ईवीएस में सबसे ज्यादा महत्व क्या किसको दिया जाता है? क्या अनुभव को दिया जाता है, ईवीएस में क्या महत्व जो है ये अनुभव को दिया जाता है, या फिर रटने को दिया जाता है, या नोट्स बनाने को दिया जाता है, या गृह कार्य। अर्थात हम किसी बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं किसके बारे में, पर्यावरण के बारे में, तो अगर बच्चा खूब सुंदर नोट्स बना रहा है, रंगीन एकदम सुंदर सुनहरे अक्षरों में लिख रहा है, खूब अच्छा सुंदर नोट्स बना रहा है, वो महत्वपूर्ण है, या उस नोट्स को पूरे अच्छे तरीके से रट लिया है वो महत्वपूर्ण है, या किसी शिक्षक ने पर्यावरण संबंधित खूब ज्यादा से ज्यादा किसी बच्चे को गृह कार्य दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तो न रटना महत्वपूर्ण है, न नोट्स बनाना महत्वपूर्ण है, न गृह कार्य महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है तो क्या है, अनुभव महत्वपूर्ण है। अर्थात बच्चा जब पर्यावरण संबंधित किसी भी वस्तु या परिस्थिति का दर्शन कर लेता है तो उसका जो अनुभव होता है वो सबसे बेटर होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, रटने से भी अच्छा, नोट्स बनाने से भी अच्छा और गृह कार्य से भी अच्छा होता है। जब हम आगरा का ताजमहल देख लेंगे, अच्छे से विजिट कर लेंगे, तो हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक हर एक प्रश्न यानी आगरा के ताजमहल से संबंधित हर एक प्रश्न का हम उत्तर दे सकते हैं, न कि हमें रटना पड़ेगा, न कि हमें नोट्स बनाना पड़ेगा, और न ही किसी के गृह कार्य की जरूरत है मुझे। इसलिए प्रश्न नंबर 11 का जो ए नंबर ऑप्शन है वो सही है। अगला है
ईबीएस का शिक्षण किससे जुड़ा होना चाहिए? ईबीएस का शिक्षण किससे जुड़ा होना चाहिए? बच्चों के वास्तविक जीवन से, या केवल परीक्षा से, केवल पाठ्य पुस्तक से, या केवल प्रयोगशाला से? ठीक है ना। तो कह रहा है कि ईबीएस का जो शिक्षण है वो केवल परीक्षा आधारित नहीं है। ईबीएस का जो शिक्षण है केवल बच्चों का परीक्षा लेने के लिए नहीं, ईबीएस को हमारे पाठ्य पुस्तकों से जोड़ा गया है। केवल पाठ्य पुस्तकों में ईबीएस अच्छे से नोट्स बनाने के लिए नहीं है, और प्रयोगशाला में जो है ईबीएस का ज्ञान देने से नहीं है, बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ने से है। जब हम पर्यावरण को बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित जोड़ करके, अच्छे अच्छे उदाहरण दे करके उनको सिखाएंगे तो सबसे अच्छा शिक्षण होगा। ईबीएस से संबंधित सबसे अच्छा शिक्षण होगा। आइए अगला प्रश्न है, ईबीएस में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को क्या माना जाता है? कह रहा है कि आवश्यक होता है, या समय की बर्बादी है, अनावश्यक है, या अनुशासनहीनता है? क्या बोला? ईबीएस में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति क्या माना जाता है? आवश्यक माना जाता है, या अनावश्यक माना जाता है, या समय की बर्बादी है, या अनुशासनहीनता है? तो देखिए, ये समय की बर्बादी नहीं है, ये अनावश्यक नहीं है, ये अनुशासनहीनता नहीं है, ये क्या है? आवश्यक है। यानी कि जब हम किसी भी बच्चे को पर्यावरण से संबंधित अगर हम शिक्षण करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद अगर उस बच्चे से हम प्रश्न करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, चर्चा और परिचर्चा होनी चाहिए किसी भी शिक्षण पर। जब एक अध्यापक अपना किसी भी चैप्टर को पढ़ा ले और पढ़ाने के बाद अगर उस चैप्टर से, उस अध्याय से संबंधित बच्चों से प्रश्न करके और उत्तर मतलब प्रश्न कर लेता है और देखता है कि बच्चे को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है ना, तो ये सबसे अच्छी चीज है। अर्थात ईबीएस में प्रश्न पूछना आवश्यक है, इसलिए ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। ईबीएस में स्थानीय परिवेश का उपयोग क्यों किया जाता है? ईबीएस में स्थानीय परिवेश, अभी अभी हमने बोला ना कि जब भी आप पर्यावरण को पढ़ाएं तो सबसे पहले बच्चों को उनके आसपास के पड़ोस का ज्ञान दें, फिर उनके आसपास में थोड़े दूरी पर नदी हो, नाले हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, नदियां हो, जो भी कुछ हैं उन सब के बारे में उनको ज्ञान दें, दर्शन कराएं, ठीक है ना, तो सबसे अच्छा शिक्षण होगा। तो इसमें कह रहा है कि स्थानीय परिवेश का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि स्थानीय परिवेश का जब हम उपयोग करते हैं तो बच्चा जो है पर्यावरण से संबंधित जो शिक्षण है या जो अनुभव है जल्दी से सीख लेता है, अधिगम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो पहला है सीखना आसान और सार्थक बनाने के लिए, समय बिताने के लिए। तो समय तो बिताने के लिए हम शिक्षण करते नहीं है, केवल भ्रमण कराने के लिए नहीं, केवल भ्रमण कराने के लिए नहीं हम ईबीएस का यानी शिक्षण पर्यावरण से संबंधित कार्य करते हैं, शिक्षण गृह कार्य देने के लिए नहीं। देखिए यहाँ लिखा है कि जब हम स्थानीय परिवेश को जोड़कर और बच्चों को हम पर्यावरण से संबंधित ज्ञान देंगे तो बच्चा आसानी से सीखेगा और अच्छे तरीके से सार्थक होगा। इसलिए जो 14 नंबर का प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में बच्चों को सबसे अधिक क्या करना चाहिए? यानी कि बच्चों को अवलोकन और खोज करना चाहिए, या दूसरा है रटना चाहिए, या केवल लिखना चाहिए, या केवल सुनना चाहिए?
तो देखिए, पर्यावरण एक खुला पेज है, एक खुला परिवेश है, और बच्चा जो है जितना ही किसी चीज का अवलोकन करता है, किसी चीज का खोज करता है, तो वो शिक्षण ईवीएस संबंधित वो अधिगम सबसे बेटर अधिगम है, ठीक है ना। न कि रटना जो है हमारे ईवीएस में बच्चों के लिए अधिक प्रभावशाली शिक्षण नहीं है, रटना या रटाना। बच्चे को केवल कथा सुनाने से पर्यावरण संबंधित ज्ञान, अच्छा ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। केवल बच्चे को द्वारा नोट्स बनवाने से, लिखवाने से, सुंदर से सुंदर नोट्स बनवाने से पर्यावरण संबंधित ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक हम बच्चे को जिस पर्यावरण से संबंधित, जिस वस्तु से संबंधित अगर हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, सबसे पहला काम है कि उसका अवलोकन कराएं, और उसका अवलोकन कराकर उसी बच्चे से दिए गए प्रश्न का उत्तर ढूंढवाएं, अर्थात खोजवाएं, तो सबसे बढ़िया होगा कि बच्चा अवलोकन करे और खोज करे। इसलिए जो प्रश्न नंबर 15 है उसका ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला प्रश्न है, ईवीएस का संबंध किससे है? केवल प्रकृति से है, केवल समाज से है, प्रकृति, समाज और मानव से है, केवल विद्यालय से है? तो अभी अभी हमने आपको बताया कि ईवीएस केवल नदी, नाले, पहाड़, पर्वत नहीं है। जो नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, बाग, बगीचे, जंगल जो भी कुछ देख रहे हैं वो प्रकृति से है, वो क्या है? प्राकृतिक है। और एक जो हमारे पास पड़ोस की बात की गई है वो क्या है? हमारा समाज है, और समाज में ही हमारे विद्यालय है, समाज में ही हमारे विद्यालय है, और ये सब के सब मिल करके हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ईवीएस का जो संबंध है वो प्रकृति से भी है, समाज से भी है, और हमारे मानव से भी है। अर्थात 16 नंबर का जो प्रश्न है उसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? अर्थात पर्यावरण से संबंधित कोई भी ज्ञान अगर हमको लेना है या ज्ञान सीखना है, अधिगम करना है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव करें, या किताबों को, अच्छे अच्छे राइटरों की किताबों को पढ़ें, या परीक्षा के माध्यम से ईवीएस का ज्ञान लें, या किसी अच्छे से अच्छे विद्वान की व्याख्यान सुने? हमने क्या बोला? किताबी ज्ञान, पर्यावरण से संबंधित किताबी ज्ञान भी, केवल किताबी ज्ञान लेना ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। केवल परीक्षा दे करके हम ईवीएस का सर्वोत्तम, ईवीएस को सीखने के लिए सर्वोत्तम माध्यम नहीं है। किसी का व्याख्यान केवल सुन करके हम पर्यावरण से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर लें, ये भी अच्छा माध्यम नहीं है। अच्छा माध्यम क्या है? प्रत्यक्ष दर्शन। प्रत्यक्ष दर्शन अर्थात अगर हमको हिमालय से संबंधित उसकी जितनी चोटियां हैं या उसके आसपास के जो घाटियां हैं, अच्छे से अच्छा ज्ञान लेना है तो केवल हमको किताब ही नहीं पढ़ना होगा, हमें हिमालय के पास जाना होगा और प्रत्यक्ष दर्शन करना होगा हिमालय की घाटियों का, हिमालय की चोटियों का, हिमालय प्रदेश का। ठीक है, तब जो है हम हिमालय से संबंधित अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इसमें सर्वोत्तम माध्यम है कि प्रत्यक्ष अनुभव करें, प्रत्यक्ष दर्शन करें, तब जो है हम ईवीएस का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रश्न नंबर 17 का जो ऑप्शन नंबर ये है वो सही है। अगला प्रश्न है, ईवीएस बच्चों में किस प्रकार की सोच विकसित करती है? आलोचनात्मक सोच विकसित करती है, या रटने की सोच विकसित करती है, या जो है निष्क्रिय सोच विकसित करती है, या केवल परीक्षा की सोच विकसित करती है? तो देखिए,
जब हम किसी भी बच्चे को पर्यावरण संबंधित अगर ज्ञान देते हैं और साक्षात उसको विजिट कराते हैं, अर्थात हम उसको यात्रा पे ले जा करके और साक्षात उसका दर्शन कराते हैं, तो क्या है, रटने की कोई जरूरत नहीं। बच्चे ने अपने अंदर उसकी छवि बना लिया, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कह रहा है कि परीक्षा भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तुरंत हाजिर जवाब देगा। फिर कह रहा है बच्चा जब वो पर्यावरण में जा करके, यानी कि किसी स्थान पर जाकर अब वो उसका अनुभव करेगा, तो निष्क्रिय नहीं बल्कि अति सक्रिय हो जाएगा उसके ज्ञान के बारे में। और कैसा हो जाएगा, आलोचनात्मक हो जाएगा। उस पर जो चीज उसने देखा उस पर टीका टिप्पणी भी करेगा, बात करना शुरू कर देता है। अर्थात जो ईबीएस बच्चों में किस, जो यहाँ लिखा है किस प्रकार की सोच विकसित करता है, तो आलोचनात्मक सोच विकसित करता है। उस पर चर्चा और परिचर्चा करना शुरू कर देगा बच्चा। अगला प्रश्न है हमारा कि ईबीएस का पाठ्यक्रम किसके अनुरूप बनाया गया है। बच्चों की आयु और अनुभव, केवल शिक्षण की सुविधा, केवल परीक्षा, केवल पुस्तक। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले तो ये देखिए कि पहले क्या था। प्राचीन काल में जो भी शिक्षाएं दी जाती थी वह शिक्षक केंद्रित होती थी। कैसी होती थी, शिक्षक केंद्रित होती थी। लेकिन आधुनिक काल में जो भी हम शिक्षा देते हैं वो क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित है, विद्यार्थी केंद्रित है। बच्चे को केंद्र में रख करके हम शिक्षा देते हैं। बच्चे को पहले हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि बच्चे की क्षमता क्या है, उसके अनुरूप हमको ज्ञान देना है। बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग हमको ज्ञान देना है, शिक्षण करना है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि बच्चों की आयु और अनुभव, बच्चे की आयु कितनी है, बच्चे का अनुभव कितना है, अधिगम कितना कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमको ईबीएस का पाठ्यक्रम बनाना है। ईबीएस का पाठ्यक्रम इसी बच्चे की आयु और अनुभव के अनुरूप होनी चाहिए, न कि शिक्षण की सुविधा के अनुरूप होना चाहिए, न कि पुस्तक के अनुरूप होना चाहिए, न कि परीक्षा के अनुरूप होना चाहिए। अर्थात 19 नंबर का जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही है। अगला है, सीटेट में ईबीएस के प्रश्न मुख्य रूप से किस पर आधारित होते हैं। कह रहे हैं अवधारणाओं की समझ और शिक्षण शास्त्र पर, केवल परिभाषाओं पर, केवल गणना करके, केवल तथ्य पर। तो देखिए जो सीटेट में ईबीएस के प्रश्न है केवल परिभाषा पे आधारित नहीं होते हैं, न केवल गणना पे आधारित होते हैं, और न ही किसी तथ्य पर आधारित होते हैं। अवधारणाओं की समझ और शिक्षण शास्त्र पर आधारित होते हैं। अर्थात किसी भी अवधारणा, कोई भी अवधारणा है वो समझ पे होनी चाहिए, और शिक्षण शास्त्र पढ़ाने का जो हमारा नियम है, तरीका है, उस पर आधारित होना चाहिए। ये हमारे जो सीटेट में ईबीएस इसी पे आधारित होता है। इसलिए जो प्रश्न नंबर 20 है उसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसलिए आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं। ऐसे ही निरंतर आपको अब रेगुलर प्रश्न मिलेंगे और अच्छे से अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप हमसे जुड़िए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।